बताइएगा। अच्छा, यहाँ तक हमने किया था। चलो, हो गई, वेरी गुड। अच्छा, हमने प्यूरिन एंड प्रीमाइडिन के कंसेप्ट समझे थे। यहाँ तक हमने पढ़ा था, ठीक है। ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। अभी ये आपको ये एबनॉर्मलिटीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। ये ह्यूमंस में होते हैं, जो है ना। पेपर ऐसे लिखा हुआ है। बाकी कोई पेपर में ऐसे नहीं आता कि कौन से क्रोमोसोम में क्या होता है। कुछ साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस हैं, पेपर में कभी आ सकते हैं कि इसने क्या चीज दी। तो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, सारे ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। जो हमने जीनोटाइप पढ़ा, फिनोटाइप पढ़ा, कभी कभी ये पूछ लें कि ये किसने बताया था, किसने इसको ओरिजिनेट किया टर्मिनोलॉजीज को। तो उस साइंटिस्ट का नाम था जॉनसन। ठीक होगा। ये एक आपको पता होना चाहिए। ये इनसे क्वेश्चन नहीं आता, बट बता रहा हूं, फिर आप कहेंगे हमने पढ़ा नहीं था। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पूछ सकते हैं कि ये कौन था। जॉनसन साइंटिस्ट का नाम था, जिसने इनके बारे में बताया था। उसके बाद ये जनरल साइंस में एसपीएससी क्वेश्चन निकालता है। चार्लेस डार्विन, इनकी एक किताब थी, उन्होंने इसने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये आपने सुनी भी होगी, जैसे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कहा जाता है, उनकी किताब है। आई थिंक सो 1859 इस ईयर में इसने ना ये किताब लिखी थी, चार्लेस डार्विन ने। तो उसमें इसने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी कि स्पीशीज की ओरिजिनेशन कैसे हुई थी। बहुत अच्छी किताब है इसकी। तो ये इसमें आता है जनरल साइंस में, वेटनरी में ये कभी नहीं आया। तो ये जेनेटिकली, ये ज़ाहिर है जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो ये इसकी भी लिखी हुई है कि इसने ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। होगो दी राइस आपको बता चुका हूं, इसने म्यूटेशन के बारे में बताया, ये हमने ऊपर पढ़ा था। उसके बाद आपने क्या चीज यहां से याद रखनी है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, नोल एंड रस्का। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाई थी, नोल एंड रस्का। ये आपने याद रखना है। अगर आपने साइंटिस्ट में से करना है, बाकियों के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो सेल होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक हो गया। और सेल में जो न्यूक्लियस होता है, सेल न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन। क्योंकि इसके नाम थोड़े रॉबर्ट सेम ही है, तो एक हुक है, हुक ने सेल दिया था, और जो ब्राउन है उसने न्यूक्लियस दिया था। तो ये भी थोड़े कंफ्यूजन जो है ना, नाम है, कंफ्यूज कर सकते हैं पेपर में, बट ये भी वेटनरी में कभी नहीं आए हैं। ठीक हो गया। ये जस्ट ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक, हुक ने किया, और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस डिस्कवर किया। और जो डीएनए की डबल हेलिकल मॉडल है, ये आपने सुना होगा पहले भी बायोलॉजी वगैरह में, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जिसे कहा जाता है। तो इन इन साइंटिस्ट की ये कंट्रीब्यूशन थी। ठीक हो गया। तो ये तीन चार जो हमने पढ़े हैं, ये जस्ट आप अपने जहन में बिठा लें, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आज हमारा जो ये यहाँ तक जेनेटिक्स था एनिमल रिफ्रेशर में। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक हो गया। आज हम इन पे डिस्कस करेंगे जितना हो सका ये। तो जेनेटिक्स हमारा हो गया। संडे के दिन हम जो अभी क्विज लेंगे वो एनिमल जेनेटिक्स से लेंगे। आपने अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करना है, जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं। सही हो गया। अभी हम पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन को। सही हो गया। अभी एनिमल न्यूट्रिशन क्या होती है, ये स्टडी है जो है ना, कि एनिमल को किस तरीके से फीड किया जाए, उसकी एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ, इन सबको मिला के आप कह सकते हैं कि क्या ये न्यूट्रिशन है। अभी इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एक चीज हम सीखते हैं यहां से। ठीक हो गया। क्योंकि ये वर्ड्स यहाँ पे लिखे तो नहीं हुए, बट यूज होंगे, तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि हमने पढ़ा नहीं। लेग्यूमिनस फूडर आपने पढ़े होंगे कि या सुने होंगे जरूर न्यूट्रिशन में। लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। ठीक हो गया। लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस ये फोरेज हैं, फूडर हैं, एनिमल को दिए जाते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये इसकी बड़ी केमिस्ट्री है कि नाइट्रोजन होता है, ये होता है।
एक चीज पॉइंट याद रख लो पेपर के हवाले से, कि जो लेग्यूमिनस फूडर होते हैं इनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक हो गया। नाम पता हो और इनका ये एक फंक्शन आप याद रख लें कि लेग्यूमिनस फूडर में प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक हो गया। और नॉन लेग्यूमिनस प्रो जो फूडर होते हैं इसमें जो है ना, शुगर ज्यादा होता है, या इसको आप कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी शुगर के टाइप से। कार्बोहाइड्रेट्स किस में ज्यादा होते हैं? नॉन लेग्यूमिनस फूडर्स में। और लेग्यूमिनस फूडर्स में प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं। अभी इनके आप थोड़े ना एग्जाम्पल अपने जहन में बिठाएं, आपको पेपर में काम आएंगे। लेग्यूमिनस फूडर कौन से हैं? उनमें आपने याद रखना है बरसीम। ठीक हो गया। बरसीम आपका लेग्यूमिनस है। लेग्यूमिनस है मतलब इसमें प्रोटीन ज्यादा है। ठीक हो गया। दूसरा आपने याद रखना है लूसन, जिसे लूसर्न कहा जाता है। लूसर्न। ठीक हो गया। ये यूज होंगे इसलिए बता रहा हूं। तीसरा आपने याद रखना है काऊ पी। ये काऊ के पीस ये भी दिए जाते हैं, ये भी होते हैं लेग्यूमिनस फूडर। ठीक हो गया। ये नाम आपने जहन में बिठाने। और अगर कोई चीज भूल जाती है तो आपको ये सिर्फ पता हो कि ये प्रोटीन इनमें ज्यादा होता है। नॉन लेग्यूमिनस फूडर कौन से होते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। अभी जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है उनके नाम भी लिख लें। उनमें आपको एक नजर आएगा मेस। ठीक हो गया। मेस मकई। सोरगम, जोअर जिसे कहा जाता है। सोरगम भी आपका कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा होता है, ये नॉन लेग्यूमिनस है। सोरगम, मेज। उसके बाद तीसरा आप यहां पे लिखें ओट्स। ठीक हो गया। क्लियर हो गया। ये तीन आप यहाँ पे याद रखें कि ये नॉन लेग्यूमिनस होते हैं, मतलब इनमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। मेज, सोरगम एंड ओट्स में। और जो लेग्यूमिनस होते हैं उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है। उनमें कौन कौन से आते हैं? बरसीम, लूसन और काउपी। क्वेश्चन इससे इस तरीके से आता है। दिखाता हूं क्वेश्चन कैसे आता है। कभी आपको कहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन रिच फूड फॉर एनिमल्स, या कुछ भी दे दे, तो आपको ये तीन नाम तो कम से कम ये बेसिक क्लियर होने चाहिए कि प्रोटीन का जब भी पूछेगा तो वो लेग्यूमिनस का ही पूछ रहा है। आपने याद रखना है ऑप्शन में या तो बरसीम होगा, या तो लूसण होगा, या काउपी होगा। अगर वो पूछे कि कार्बोहाइड्रेट डाइट कौन सी है, तो आपको तीन नाम जहन में बिठाने हैं, मेज, सोरगम एंड ओट्स। इन तीनों में से कोई ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक हो गया। अभी 2023 का क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये कंसेप्ट आपको बुक्स में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको न्यूट्रिशन पढ़ाने से पहले ही बता दिया, ताकि आपको समझ आ जाए कि, क्योंकि ये नीचे हम याद करेंगे जो है ना, क्या साइलेज और है पढ़ेंगे तो इनमें फूडर ये यूज होंगे, तो आप फिर कहेंगे कि यार ये क्या चीजें थी। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि प्रोटीन कौन से हैं लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस कौन से हैं। यह पेपर है पोल्ट्री विंग का 2023 का। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर कीजिएगा। बेस्ट कार्बोहाइड्रेट सोर्स फॉर पोल्ट्री। ये क्वेश्चन पढ़ के आपको तीन फूडर के नाम बताए, आपको याद आने चाहिए। मेज, सोरगम एंड ओट्स। इन तीनों में से कोई ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक हो गया। क्योंकि ये नॉन लेग्यूमिनस होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट सोर्स होते हैं। तो आप पढ़ते हैं ऑप्शन क्या है। पहले ए में आप देखें, आपको ये मेज दिया हुआ है उसने, तो दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि मेज होगा। फिश मील, सोयाबीन मील, ये केन्यूला, ये प्रोटीन डाइट्स हैं सारे। मैंने आपको बेसिक कभी वो दे दे के प्रोटीन डाइट कौन सी है या प्रोटीन सोर्स कौन सा है, यस मैंने क्वेश्चन ये भी देखा है, तो वो बरसीम आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। तो वो प्रोटीन का होगा। ठीक हो गया। शुगर का या कार्बोहाइड्रेट का पूछे तो वो बेसिकली मेज का ही पूछता है, वो मेज का ही ऑप्शन में जरूर देता है। तो ये क्लियर होगा। लेग्यूमिनस फूडर है ना, इनकी वैसे केमिस्ट्री ज्यादा है। ये बता दूं कि इनमें कोई सॉइल को फिक्स करने के लिए नाइट्रोजन होती है, ये वहां से क्वेश्चन नहीं आता। ये बेसिक क्वेश्चन यही है इसमें से, जो आपको मैंने शुरू में ही पढ़ा दिया, ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। क्लियर है दोनों ये लेग्यूमिनस। अभी अगर आपको कोई पूछे कि प्रोटीन वाला कौन है, आपको तीनों नाम जहन में होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का पूछे तो ये तीनों आपको जहन में होने चाहिए। क्लियर है, तो हम आगे पढ़ते हैं। ओके गुड। अच्छा, उसके बाद अभी पहले ही हमें टेबल क्या मिलती है न्यूट्रिशन में, वो है एंड साइलेज। ठीक हो गया।
है और साइलेज क्या होते हैं? ये फूड को या उस एनिमल के फोरेज को प्रिजर्व करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना यूज किए जाते हैं, ताकि जो उसका जो घास वगैरह है उसको काफी टाइम के लिए रखा जा सके, जैसे खराब ना हो। तो ये एक प्रोसीजर है। ठीक हो गया। न्यूट्रिशन में है एंड साइलेज। तो क्या होता है पहले पढ़ते हैं। है क्या है कि सन ड्राइड फोरेज, कि अगर आप किसी जो है ना ग्रीन फूड को या घास को सूरज पे रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं? ये नेचुरली है, मतलब इसमें कोई सच यूज आप नहीं कर रहे। सूरज पे आप रखेंगे और उसका जो मॉइस्चर लेवल होगा जाहिर है वो डिक्रीज होगा और वो जो है ना ड्राई हो जाएगा। और उसको आप जो है ना प्रिजर्व करने के लिए रखेंगे, काफी टाइम तक आप एनिमल को खिलाते रहेंगे। तो ये सन ड्राइड फोरेज कहा जाता है, जिसको सन की मदद से प्रिजर्व किया जाता है। वो होता है हे। ठीक हो गया, उसे हे कहा जाता है। इसमें आपने मॉइस्चर कंटेंट याद रखना है कि इसमें मॉइस्चर कितना होता है। ये एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकता है, 12 से 14%। कितना मॉइस्चर होता है हे में? 12 से 14% मॉइस्चर मौजूद होता है। दूसरी पॉइंट ये याद रखनी है, पहली तो आप समझ गए कि ये सन सूरज की मदद से जो है ना इसको ड्राई किया जाता है। तीसरा, इसमें ओट्स जो हमने पढ़ा, ओट क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट डाइट है। ठीक है, इससे 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। बट वो हम नीचे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर आपको वो करवाऊंगा या दिखाऊंगा। फिलहाल आपको ये अभी आपने खुद जो है ना इसका डिफरेंस क्रिएट करना है कि जिस जिसका मैं नाम ले रहा हूँ आपको क्लियर होना चाहिए कि ये प्रोटीन डाइट है या कार्बोहाइड्रेट डाइट है। ठीक हो गया। तो ओट्स क्या है हम पढ़ चुके हैं अभी। ओट्स आता है किसमें? नॉन लेग्यूमिनस फूडर्स में। तो बेस्ट क्रॉप है के लिए कौन सा है? ओट है। ठीक हो गया, जिसका एविना सटेविया नाम है साइंटिफिकली, ओट्स। ठीक हो गया। ये इससे है अच्छा बनता है। ये तीन चीजें आपने इसकी जहन में बैठानी है और ये बाकी चीजें आपने नहीं देखनी है। साइलेज फिर क्या होता है? साइलेज क्या होता है? इसको भी जो है ना प्रिजर्व करने के लिए ग्रीन फूडर के लिए यूज किया जाता है, बट इसको किसी साइलो वगैरह जो होते हैं उसमें रख के एन एरोबिक कंडीशन में। एक होती है एरोबिक बायोलॉजी में जो विथ ऑक्सीजन, उसे कहा जाता है एरोबिक कंडीशन। और दूसरी होती है एन एरोबिक कंडीशन। ठीक हो गया। जाहिर है आप साइलो में या किसी कंटेनर में किसी ग्रीन फूड को बंद करके रखेंगे तो वहां पे ऑक्सीजन तो नहीं होगी ना। बंद करके आप रखेंगे उसको, सील करके सील कर देंगे साइलो को, तो वो क्या होती है? एन एरोबिक कंडीशन होती है, उसमें ऑक्सीजन नहीं जाती। तो ये प्रिजर्व मेथड होता है ग्रीन फूडर को। इसमें क्या होता है? लॉन्ग पीरियड तक आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? इसकी मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? 60 to 70% होता है साइलेज में मॉइस्चर। ठीक हो गया। जाहिर है आप उसको अभी बिल्कुल जो है ना कंडेंस कर देंगे, बंद कर देंगे तो मॉइस्चर ज्यादा उसमें से निकलेगा। बेस्ट क्रॉप इसका भी आपने जहन में बिठाना है, वो है मेज। ठीक हो गया। मेज जो हमने पढ़ा नॉन लेग्यूमिनस फूडर है, वो इसका बेस्ट क्रॉप है साइलेज का। तो एमसीक्यूज इससे यही आता है कि बेस्ट क्रॉप है का कौन सा है? ओट। और बेस्ट क्रॉप साइलेज का कौन सा है? वो है मेज। ठीक हो गया। ये आपने दोनों एमसीक्यूज जहन में बिठाने हैं। ठीक हो गया। अभी क्या होता है? जाहिर है जैसे उसको प्रिजर्व किया जाता है साइलो में, अभी साइलेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें होती हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है कि उस किस बैक्टीरिया की बैक्टीरिया होता है हेल्पफुल, वो उसको जो है ना डाइजेस्ट करने के लिए उस नेचुरल बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, मतलब शुगर को लैक्टिक एसिड में। इस तरीके से इसको फर्मेंटेशन कहा जाता है या उसकी डिवीजन कहा जाता है। तो प्रिजर्व करने के लिए एनएरोबिक फर्मेंटेशन होती है। एनएरोबिक मतलब विथआउट ऑक्सीजन है। ए का वर्ड जब भी लगेगा उसका मतलब होगा नॉट। ये याद रखिएगा, एरोबिक बोला जाता है ऑक्सीजन को, एनएरोबिक का मतलब होता है विथआउट ऑक्सीजन या नॉट ऑक्सीजन। तो ये काफी दफा एसपीएससी 3 दफा ऐसे क्वेश्चन निकाल चुका है जिसके वर्ड के पहले ए लगाता है और ऑप्शन में पूछता है कि इसका मतलब क्या होगा। तो ऑप्शन आपको वो देखना है जिसमें या तो एब्सेंट का वर्ड होगा या नॉट का वर्ड होगा। ए जब भी जिस भी वर्ड के साथ लगेगा उस वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं भी आता तो आपने सिर्फ ये वर्ड देखना है, उसका मतलब होगा नॉट। ठीक होगा। ये 3 4 दफा क्वेश्चन एसपीएससी निकाल चुका है। जैसे एट्रिशा एनी था एक, दूसरा भी 2023 में दिया था। वो हम करेंगे जब वो कंसेप्ट पढ़ेंगे। सही हो गया। दूसरी चीज क्या याद रखनी है इसमें? फर्मेंटेशन कौन सी होती है? 2 टाइप की फर्मेंटेशन होती हैं जो है ना फूडर को प्रिजर्व करने के लिए। एक होती है लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन, दूसरी होती है ब्यूटायरिक एसिड की फर्मेंटेशन। ठीक हो गया।
लैक्टिक एसिड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कन्वर्ट करता है विथआउट प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक हो गया। तो जाहिर है कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा है, तो साइलेज भी क्या है, किससे बना रहे हैं, मेज से बना रहे हैं, और मेज बेस्ड कार्बोहाइड्रेट डाइट है, तो जाहिर है उसमें लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होगी। ठीक हो गया। तो दूसरा एमसीक्यू साइलेज से ये आ सकता है कि उसमें कौन सी फर्मेंटेशन होती है, लैक्टिक एसिड की। वेन फूडर इज रिच इन सॉल्युबल शुगर और कार्बोहाइड्रेट, उसमें लैक्टिक एसिड की होती है, तो जाहिर है इसमें साइलेज गुड क्वालिटी का बनता है। ठीक हो गया, गुड क्वालिटी का बनता है। ब्यूटारिक एसिड में क्या होता है, वेन फूडर इज रिच इन प्रोटीन। ठीक हो गया। प्रोटीन में जो ज्यादा होगा फूडर, जिसमें हमने बरसीम वगैरह पढ़ा, तो वो उसमें फर्मेंटेशन होती है ब्यूटारिक एसिड की। ठीक हो गया। ये सारी केमिस्ट्री है, इस पूरे लफड़े में जाना ही नहीं है। एमसीक्यूज जहां तक हमारा है वो पढ़ना है। ठीक हो गया। कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपने याद रखनी है, अगर पूछा जाए कि साइलेज में, साइलेज मेकिंग के दौरान कौन से टाइप की फर्मेंटेशन बेस्ट क्वालिटी का साइलेज देती है, या उसमें कौन सी टाइप की फर्मेंटेशन होती है, तो वो होती है लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन। ठीक है, किसकी होती है, लैक्टिक एसिड की। क्यों, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट को जल्दी जो है ना डिसॉल्व करता है। ब्यूटारिक एसिड में प्रोटीन की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, तो ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन से अच्छा साइलेज नहीं बनता। अच्छा साइलेज गुड क्वालिटी का लैक्टिक एसिड से बनता है। तीसरी क्लासिफिकेशन साइलेज की क्या है, वो है पीएच को लेके। पीएच आपने जो है ना लैब वगैरह में की भी होगी, पीएच मालूम करते हैं। पीएच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला एमसीक्यू पीएच का। ये पूछते हैं कि गुड वेरी गुड साइलेज की पीएच कितनी है। वेरी गुड साइलेज की पीएच कितनी होती है, 3.5 से 4.2। अब इससे जैसे ज्यादा होती जाएगी वो साइलेज खराब होगा, उसको खराब डिक्लेयर या बेड डिक्लेयर किया जाता है। तो गुड साइलेज की पीएच पूछी जाए तो वो है 3.5 से 4.2। ये थोड़ा सा आपने रटा लगाना होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ठीक हो गया। कि वेरी गुड साइलेज की पीएच क्या है, 3.5 से 4.2। ठीक हो गया। अभी पीएच क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है। ये भी जो है ना केमिस्ट्री है एक किस्म की, आपने इसके भी जो है ना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ पीएच के हवाले से। पीएच का एक स्केल होता है, वो होता है 0 से 14 तक। ठीक हो गया। अभी 7 पीएच जो होती है, जिनकी 7 होगी उनको डिक्लेयर किया जाता है, ये है न्यूट्रल। क्या होते हैं, न्यूट्रल। ठीक हो गया। 7 से जो कम होंगे पीएच, उनको कहा जाता है एसिडिक। उनकी टेस्ट होती है ये एसिडिक। ठीक हो गया। जो मोर देन 7 होंगे, 7 से अबोव होते हैं, उनको कहा जाता है अल्कलीन। क्या कहा जाता है, अल्कलीन। ये इनके नेम है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि आगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में आप पढ़ेंगे वो पस की, शायद या मेडिसिन में एक दफा क्वेश्चन आया था 20 में, उसने कहा था कि पस की पीएच क्या है, और ऑप्शन में ये दिए थे एसिडिक, न्यूट्रल या अल्कलीन। तो क्लियर हो गया, एसिडिक कब होगी, जब 7 से कम होगी। ठीक हो गया। जब 7 पर फिक्स होगी पीएच, उसे न्यूट्रल डिक्लेयर किया जाता है, और मोर देन 7 जो होती है उसे अल्कलीन कहा जाता है। तो पस की पीएच 7 से जो है ना ऊपर होती है, इसलिए उसको अल्कलीन कहा जाता है। तो ये हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। तो इसकी क्या है, 7 से कम है, ये एसिडिक है, 3.5 से 4.2। ये है साइलेज की पीएच, ये आपने याद रखनी है। बाकी ये जो है ना फेयर साइलेज क्या होती है, इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे वो गुड साइलेज की पूछ सकता है कि फर्मेंटेशन कितनी कौन सी होती है लैक्टिक एसिड की, और साइलेज में कौन सा क्रॉप यूज किया जाता है बेस्ट, वो है मेज का। उसमें 60 to 70% मॉइस्चर होता है, और पीएच होती है 3.5 से 4.2। ठीक हो गया। ये एमसीक्यूज आपने ध्यान में बिठाने। उसके बाद कलर, साइलेज का क्या होता है, गुड जो साइलेज बनाएंगे उसका कलर क्या होता है, येलोइश या ब्राउनिश ग्रीन। इनमें से कोई क्वेश्चन में एक ऑप्शन दे सकता है, या येलोइश देगा या ब्राउनिश देगा। अगर क्वेश्चन इससे बनाता है कि गुड जो साइलेज बना है इसका कलर अभी क्या होगा, येलोइश या ब्राउनिश ग्रीन इसका कलर होता है, ये साइलेज का कलर है। ठीक हो गया, येलोइश और ब्राउनिश ग्रीन। जब साइलेज ये बन जाएगा उसके बाद जो है ना इसका ये कलर रहता है। अभी वो प्रैक्टिकली रहता है या नहीं रहता, मैं काफी क्लासेस में ये बात कहता हूँ कि थ्योरी आपकी प्रैक्टिकल से अलग है। भले पूरी फील्ड में कोई बंदा 100% एक्यूरेट हो, पेपर में वो तब मार्क्स ले पाएगा जब थ्योरी उसकी अच्छी होगी। ठीक हो गया। काफी ऐसी ड्रग्स होती हैं, काफी ऐसी चीजें होती हैं वो प्रैक्टिकली यूज नहीं होती,
बट थ्योरी में आपने पढ़नी है, पेपर आपका बनेगा बुक से, ना के प्रैक्टिकल वर्क से। ठीक हो गया? अकेडमिक आपको सिलेबस दिया हुआ है कि अकेडमिक आपका जो प्रोफेशनल है। सही हो गया? तो ये याद रखिएगा। अभी ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, इससे जो है ना आपने ये नहीं कहना कि यार ये चीज तो हमने नहीं देखी कभी। तो प्रैक्टिकली भले आप ना देखें, बट अकेडमिक आपको ये चीजें पढ़नी है। अगर वो आपको पीएच दे दे, अभी पीएच में वेरिएशंस हो सकती हैं। सही हो गया? तो आपने ये याद रखना है पेपर के हवाले से। तो हम भी पेपर के हवाले से ही पढ़ रहे हैं। तो येलोइश या ब्राउनिश ग्रीन इसका गुड साइलेज जो होता है उसका कलर होता है। उसके बाद एवेल्युएट कैसे करते हैं साइलेज की क्वालिटी को, ये एक आप जो है ना मेथड याद रख लें। इसका नाम है फ्लीग इंडेक्स। यह भी एमसीक्यू से एक तरीके का, कि फ्लीग इंडेक्स से क्या मालूम किया जाता है, साइलेज की क्वालिटी को मालूम किया जाता है। यह भी यूज किया जाता है फार्मर्स के थ्रू, या जो है ना जो काम करते हैं उसमें। फ्लीग इंडेक्स, या पूछ ले कि साइलेज की क्वालिटी को किस तरीके से मालूम किया जाता है, एसेस किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है, तो वो होती है फ्लीग इंडेक्स। ठीक हो गया? ये था यहां तक। अभी जो नेक्स्ट नेक्स्ट टेबल दी हुई है वो है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ठीक हो गया? यह भी कुछ जो चीजें होती हैं एनिमल को खिलाई जाती हैं उनके बारे में है। अभी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कहते किसे हैं, कि वो सब्सटेंसेस जो किसी फीड में या जो फूडर आप एनिमल को खिला रहे हैं उसमें मौजूद हों, और वो उसकी डाइजेशन को, एब्जॉर्बेशन को, या उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में उसको कम करता है। ठीक होगा? अभी वो कौन कौन से सब्सटेंसेस होते हैं वो हम नीचे पढ़ दें। वो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, जो एनिमल की फीड में या फूडर में मौजूद होते हैं, वो उसकी डाइजेशन को या एब्जॉर्प्शन को खत्म करता है। ठीक हो गया? या कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक हो गया? तो वो बैड सब्सटेंसेस कहलाते हैं। उससे एंटी न्यूट्रिशनल, एंटी का वर्ड का मतलब ही है कि जो है ना अपोजिट। अभी आपने यहाँ से तीन सिर्फ याद रखने हैं। ये सारी पूरी टेबल अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर के हवाले से तीन बता रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन निकलेगा तो इन तीन से ही निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। नंबर वन है सोयाबीन। सोयाबीन का अगर पूछा जाए एंटी न्यूट्रिशनल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा कि सोयाबीन पे नोट लिखें। सोयाबीन का डायरेक्ट पूछेगा कि एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कौन सा है, आपको याद होना चाहिए। उसका नाम है, ये मौजूद होते हैं उस फीड में, ट्राइप्सिन इनहिबिटर। क्या नाम है? ट्राइप्सिन इनहिबिटर। एक आपने ये याद रखना है सोयाबीन का। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि ट्राइप्सिन इनहिबिटर किसका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, सोयाबीन का। ठीक हो गया? दूसरा आपने याद रखना है, ये 3 नंबर पे है जो ग्राउंड नट केक। ठीक हो गया? यह भी फीड खिलाई जाती है एनिमल्स को, ग्राउंड नट केक। ठीक हो गया? इसका एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से, अफ्लाटॉक्सिन। अफ्लाटॉक्सिन आपने याद रखना है, ये किसका है, ग्राउंड नट केक का है। तीसरा आपको जो कंफ्यूज कर सकता है पेपर में वो है काटन सीड केक। ये आई थिंक एसपीएससी निकाल चुका है काटन सीड केक का। इसका जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है उससे कहा जाता है गोसीपोल। ठीक हो गया? ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं वेटनरी ऑफिसर के पेपर के लिए। ठीक हो गया? गोसीपोल किसका है, काटन सीड केक का है। अफ्लाटोक्सिन है ग्राउंड नट केक का। और ट्राइप्सिन इनहिबिटर है सोयाबीन का। इंशाल्लाह जब भी क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से आएगा, ये तीन बता रहा हूँ। ठीक हो गया? बाकी ये जोअर भी लिखी हुई है, लूसण आपको मिलेगा, ओट मिलेगा, ये सारे नीम ट्री वीट में कौन सा होता है, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया? ये आपने तीन याद रखने, ट्राइप्सिन इनहिबिटर सोयाबीन का, अफ्लाटोक्सिन ग्राउंड नट का, और गोसीपोल काटन सीड का। ये आपने जहन में बिठाने, ये होते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर, इनमें मौजूद होते हैं जो खिलाते हैं, फिर इसकी ऑब्जर्वेशन को वो किया जाता है। इसका ट्रीटमेंट भी है कि इसको फिर खत्म कैसे करें, तो फिर ये नाइट्रेट और इसके साथ, तो इनका याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया? उसके बाद आती है दूसरी टेबल हमारे पास आती है विटामिन की। यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, पोल्ट्री में स्पेशली आते हैं विटामिन की डिफिशियंसी से। ठीक हो गया? तो विटामिन की डिफिशियंसीज हम पढ़ते हैं कि क्या क्या होती हैं। पहले तो हम विटामिन समझें। आपको पता होगा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है और विटामिन सी होती है। कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है कि विटामिन बी के फर्दर टाइप्स हैं, फर्दर उसके अलग अलग नाम है विटामिन बी के। वो नाम भी आपको पता होने चाहिए, वो कभी कभी नाम भी, अदर नेम भी पूछता है पेपर में। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो चीजें हैं, हम वो पढ़ते हैं। सही हो गया? तो विटामिन ए जो है उसको पहले तो आपने अदर नेम याद रखना है, इसको रेटिनोल कहा जाता है।
जब भी ट्रिक बता रहा हूं, आईज से रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम पूछे आपको किसी भी पेपर में बैठे, जरूरी नहीं है कि वीओ में बैठे, आईज से रिलेटेड वो प्रॉब्लम पूछे, आपको पता चल जाए कि ये कोई आईज का प्रॉब्लम है और विटामिन आपसे पूछ रहा है कि ये किस डिफिशियंसी से होगा, तो आपने याद रखना है वो होगी विटामिन ए। विटामिन ए का काम ही ये होता है आईज की ग्रोथ। तो आईज के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो विटामिन ए की कमी की वजह से होते हैं। ठीक हो गया। तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसे अहम क्वेश्चन आता है, नाइट ब्लाइंडनेस ह्यूमन में होता है, तो वो किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। तो विटामिन ए मतलब विजन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन इनके लिए ये अहम होती है। पोल्ट्री में क्या है प्रॉब्लम इसका? पहला वो है न्यूट्रिशनल रूप इन पोल्ट्री। ठीक हो गया। अभी न्यूट्रिशनल रूप जो है ये पोल्ट्री में प्रॉब्लम होता है, इससे क्या होता है? न्यूट्रिशनल है मतलब कोई न्यूट्रिशन में उसकी कमी हो जाएगी, फिर क्या होगा? इसका जो मेन काम होता है न्यूट्रिशनल रूप का, कि इसकी सोइलिंग हो जाती है पोल्ट्री की आईज पे, या उसके जो नोज की जगह होती है, नोस्ट्रिल्स, वहां से वाटर डिस्चार्ज होता है और उससे फिर ब्लाइंड भी हो जाता है चिकन। ठीक हो गया। तो उससे कहा जाता है न्यूट्रिशनल रूप। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज है। न्यूट्रिशनल रूप किसकी डिफिशियंसी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक हो गया। ये आपने ध्यान बिठाना है। उसके बाद दूसरी दी हुई है विटामिन डी। विटामिन डी कोलियो कैल्सीफेरोल इसे कहा जाता है। ठीक हो गया। कैल्सीफेरोल वर्ड भी जहन में बिठाएं। बोन्स का जब भी प्रॉब्लम आ जाए, बोन्स का ऑप्शन में या स्टेटमेंट में, आपको पहले दिमाग में आए विटामिन डी। ठीक हो गया। ये पूरी जो इसका काम होता है विटामिन डी का, वो होता है विटामिन डी का बोन्स से रिलेटेड। ठीक हो गया। रिकेट्स, ये ओस्टियोमलेशिया, ये सारे जो है ना बोन्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो ये विटामिन डी की वजह से होते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वेटनरी के हवाले से। तीसरी आपने ये वाली याद रखनी है, रट देनी है, विटामिन ई। ठीक हो गया। इससे बहुत दफा एसपीएससी क्वेश्चन निकाल भी चुका है, निकालता भी है विटामिन ई से। इसे कहा जाता है टोकोफेरोल। ठीक हो गया। टोकोफेरोल इसे कहा जाता है, इसका अदर नेम है विटामिन ई का। इससे जो मेन प्रॉब्लम होता है पोल्ट्री में वो है क्रेजी चिक डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये। क्रेजी चिक डिजीज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि किस डिफिशियंसी से होता है? विटामिन की, विटामिन ई से होता है ये। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है, क्रेजी चिक। अभी क्रेजी वर्ड का मतलब ही होता है पागल। ठीक हो गया। और इनसेफ्लो वर्ड जो इसने ब्रैकेट में दिया है या स्लैश करके, इनसेफ्लो जब भी लगेगा इसका मतलब होगा कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक हो गया। इनसेफ्लो। तो क्रेजी चिक में क्या होता है? जो चिक्स होते हैं वो उनमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, वो एबनॉर्मल मूवमेंट करते हैं और उनकी जो है ना गोल घूमना शुरू करते हैं, तो अरे पागल बन जाते हैं, इसको सिंपली समझते हैं। ठीक हो गया। तो क्रेजी चिक डिजीज, पागल आदमी कब बनता है? जब उसका ब्रेन काम नहीं करता। तो क्रेजी चिक डिजीज होती है विटामिन ई से, ये आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। उसके बाद विटामिन ई से स्टिफ लैम्प डिजीज। ठीक हो गया। ये फिर एनिमल्स में होते हैं, जैसे लैम्प बोला जाता है गॉड के जो है ना बछड़े को। वाइट मसल डिजीज, मलबरी डिजीज, ये पिग में होती है मलबरी। तो ये आपने नाम सिर्फ जहन में बिठाने हैं, स्टिफ लैम्प, वाइट मसल एंड मलबरी हार्ट डिजीज, ये भी होती हैं विटामिन ई से। ये हम फिर जो है ना मिनरल्स पढ़ेंगे, उसमें मैं क्लियर बताऊंगा कि विटामिन ई और सिलीनियम, सिलीनियम एक मिनरल है, वो ये इन दोनों का सेम फंक्शन होता है। कभी कभी दे दे के क्रेजी चिक डिजीज और ऑप्शन में आपको सिलीनियम दे, विटामिन ई नहीं देता, तो सी सिलीनियम को टिक करना है। ठीक हो गया। इन दोनों का सेम इफेक्ट होता है, ये भी नीचे नोट में आएगा, साइनर्जेटिक इफेक्ट होता है इन दोनों का। तो क्रेजी चिक डिजीज पोल्ट्री के हवाले से आपने जहन बैठानी है, ये विटामिन ई से होती है। स्टिफ लैम्प, वाइट मसल एंड मलबरी डिजीज, ये भी विटामिन ई से होती है, बट मोस्टली ये मिनरल की डिफिशियंसी से होती है, जो है सिलीनियम। वो हमें इस टेबल के नीचे ही है, जो है ना क्या कहते हैं, मिनरल्स की डिफिशियंसी विटामिन के बाद, तो वो करेंगे। ये कौन सी विटामिन ए हो गई और उसके साथ विटामिन डी हो गई। विटामिन के को जो है एंटी, जो है ना कोआगुलेंट कहा जाता है। विटामिन बी वन पढ़ते हैं। अभी बी है कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया। बी क्या है? बी के फर्दर टाइप्स हैं, अभी वो हम पढ़ रहे हैं। बी वन का नाम बहुत दफा डिफरेंट पेपर में एसपीएससी पूछ चुका है नाम। बी वन को थायामीन कहा जाता है, ये आपने जहन में बिठाना है। विटामिन बी वन को क्या कहा जाता है? थायामीन कहा जाता है, ये जहन में बिठाइएगा। पूछ लेता है कि थायामीन बी वन का कौन सा, क्योंकि इसके अभी फर्दर टाइप्स हैं ना, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स।
तो आपको ये याद रखना है, थायामीन कहा जाता है B1 को। ठीक हो गया। उसके बाद इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं? पॉलीन्यूराइटिस इन बर्ड, स्टार गेजर पोजीशन, या पोलियो इंसेफ्लोमलेशिया। इंसेफ्लो वर्ड लगाए फिर भी ये कोई ब्रेन का प्रॉब्लम होगा। ठीक हो गया। ये कीवर्ड आपने हमेशा जो बताता जाऊं याद रखना है। पॉलीन्यूराइटिस, इसमें क्या होता है कि इसमें वीकनेस हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है बर्ड, और जो है ना वॉक वगैरह या चल नहीं पाता। और दूसरा है स्टार गेजर पोजीशन। स्टार गेजर क्या होता है कि मतलब उसकी जो लेग्स होती हैं वो पीछे करके ऊपर की तरफ देखता है। हेड रीजन जो होता है उसका आसमान की तरफ होता है, लेग्स उसकी पीछे की तरफ होती हैं। जो है ना, जैसे आप कोई अगर एरोप्लेन ऊपर जा रहा है तो उसको आप ऊपर करके देखेंगे तो वो उस हैन का या बर्ड का सर ऊपर ही होता है। स्टार गेजर पोजीशन वो होती है। तो ये भी किससे होती है? विटामिन B1 से। पोलियो एनसेफेलोमलेशिया, यह भी जो है ना आपने याद रखना है। इसमें भी जो है ना हेड बर्ड्स का प्रेस हो जाएगा, मसल स्ट्रिमर करेंगी ये वो इन इन चीजों को। तो ये तीन आप दे सकता है कि स्टार गेजर पोजीशन किस डिफिशियंसी से होती है, पोलीन्यूराइटिस, या मोस्टली वो ये वर्ड देगा आपको, पोलियो इंसेफ्लोमलेशिया। ठीक हो गया। पोलियो इंसेफ्लोमलेशिया किससे होती है? विटामिन B1 से होती है। ठीक हो गया। ये आपने इसका नाम याद रखना है, या तो वो ऑप्शन में B1 खुद देगा, या वो मोस्टली अदर नेम यूज करता है। तो आपको अदर नेम आना चाहिए कि इसे थायामाइन कहा जाता है। थायामीन किसे कहा जाता है? विटामिन B1 को। विटामिन B2, उसे क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन कहा जाता है। यह भी विटामिन है। राइबोफ्लेविन किसे कहा जाता है? विटामिन B2 को कहा जाता है। सही हो गया। अभी इससे क्या होता है? कर्ल टॉय पैरालिसिस इन चिकन, जो उसका टॉय होता है पाँव में वो कर्व कर लेता है। ठीक हो गया। उसकी जगह अपनी जगह से चली जाती है और वो कर्व फॉर्म में हो जाता है। तो जाहिर है फिर उसकी जो वॉक होगी या चलने का अंदाज होगा या लेग्स होंगी वो जो है ना खराब हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो इससे पैरालिसिस हो जाता है बर्ड्स। तो ये आपने डायरेक्ट MCQs याद रखना है। कर्ल टोए पैरालिसिस किसकी डिफिशियंसी से होती है? विटामिन B2 की डिफिशियंसी से होती है। अगर B2 है तो ठीक है, वरना राइबोफ्लेविन वो खुद देगा। ठीक हो गया। राइबोफ्लेविन इससे कहा जाता है। उसके बाद विटामिन B5 एंड B6, गूज स्टेपिंग इन पिग्स। ये पिग्स का प्रॉब्लम है। पिग्स का मोस्टली SPSC कोई क्वेश्चन नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? आपको पता है पिग्स हमारे पास जो है ना इस्लाम में वो नहीं होते। तो इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन एक दफा पंजाब वालों ने PPSC ने निकाला था वेटनरी ऑफिसर के पेपर में कि पेरिडोऑक्साइन कौन सी विटामिन को कहा जाता है। पेरिडोऑक्साइन किसकी कौन सी विटामिन को कहा जाता है? B6 को कहा जाता है। ये नाम आपने जहन में बिठाना है। B6 जो विटामिन है उससे पेरिडोऑक्साइन कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपने जहन में बिठाना है MCQs। पेरिडोऑक्साइन विटामिन B6 को कहा जाता है। सही हो गया। B3 को नियासिन, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। B8 को बायोटीन कहा जाता है। ये नाम जहन में बिठाइएगा, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए। बायोटीन विटामिन B8 को। विटामिन B12 आप सब यूज भी करते होंगे, आपको पता है। ये होती है जितने भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं विटामिन B12 से। ठीक हो गया। तो उससे साइनोकोबालमाइन, परनीशियस, ये एनीमिया जाहिर है तब होती है, ये फिजियो में हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, जब रेड ब्लड सेल की कमी होती है। ठीक हो गया। तो उससे होती है एनीमिया। तो जाहिर है वो किसका ब्लड का प्रॉब्लम है, तो विटामिन B12 दी जाती है। तो ये इतनी पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। C को एस्पोरिक एसिड कहा जाता है। ये नाम जहन में बिठाइएगा। विटामिन जो C है लास्ट में उससे एस्पोरिक एसिड कहा जाता है, और ये दोनों प्रॉब्लम ह्यूमंस में होते हैं। तो जो है ना आपने याद नहीं रखने वेटनरी के हवाले से। तो ये आपने कुछ विटामिन के डिफिशियंसीज जो हमने पढ़ी हैं वो जहन में बिठानी है। ठीक हो गया। विटामिन A को रेटिनोल, विटामिन D को कैल्सीफ्रोल, और उससे बोन्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है विटामिन E को टोकोफेरोल, क्रेजी चिक डिजीज। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट है क्रेजी चिक विटामिन E से। विटामिन B1 से पोलियो इंसेफ्लोमलेशिया। थायामीन जिसे कहा जाता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को कहा जाता है जिससे प्रॉब्लम होती है चिकन में, कर्ल टॉय पैरालिसिस। ठीक हो गया। और B6 को पेरिडोऑक्साइन कहा जाता है। B8 को बायोटीन कहा जाता है, और B12 को कोबालामाइन कहा जाता है, और C को जो कहा जाता है एस्पोरिक एसिड कहा जाता है। ठीक हो गया।
लास्ट चीज क्या है, इससे क्वेश्चन आ चुका है वेटनरी ऑफिसर में, वो हम लिंक आप दोबारा क्लिक करके आएंगे तो वो करेंगे। जो है ना, अभी जितना आप बता सका, विटामिन आपने याद रखने, विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चार विटामिन आपने याद रखने। ये होते हैं फैट सल्यूबल विटामिन, ये फैट में इजीली एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट हो जाते हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का वर्ड है, मतलब बी के फर्दर जितने भी हमने टाइप्स पढ़े वो, एंड सी, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सल्यूबल। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। इससे एसपीएससी काफी दफा जर्नल साइंस में भी ये पूछता है, वेटनरी में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक हो गया, अभी लिंक लेस देन 1 मिनट है, आपने दोबारा ज्वाइन करना है ताकि हम डिस्कशन को आगे चला पाए।